हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े व्यापार समझौते की घोषणा हुई है। और इसकी सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो लगभग 50% की एक भारी भरकम टैरिफ की दीवार खड़ी कर रखी थी, उसे गिराकर सीधा 18% कर दिया है। तो आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास कई समाचार रिपोर्टें, आर्थिक विश्लेषण और सरकारी बयानों के अंश हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की हेरफेर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक दांव खेला गया है। भारत को क्या मिला, क्या देना पड़ा और इस पूरी तस्वीर के मायने क्या हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये समझौता किसी शांत माहौल में नहीं हुआ है। इसके पीछे महीनों की तनाव भरी बातचीत है। एक ऐसा दौर जब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर रिश्ते काफ़ी तल्ख थे। तो इसे सिर्फ ये एक ट्रेड डील की तरह देखना, वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देखना होगा। असल में ये भू राजनीतिक बिसात पर एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। तो चलिए फिर इसे परत दर परत खोलते हैं। जब हम इस समझौते को देखते हैं तो इसकी बुनियाद किन बड़ी बातों पर टिकी है? इसके वो कौन से मुख्य स्तंभ हैं जिन पर यह पूरा सौदा खड़ा है? देखिए, इस पूरे समझौते को हम 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे सीधा है टैरिफ को तर्कसंगत बनाना। टैरिफ रैशनलाइजेशन जिसे कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अमेरिका ने कहा कि अब भारतीय सामान पर एक समान फ्लैट 18% का टैरिफ लगेगा। अच्छा। और ये उस पुरानी सजा जैसी व्यवस्था को खत्म करता है जिसमें 25% का तो बेस टैरिफ था ही, और ऊपर से 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी था रूस से तेल खरीदने की वजह से। बिल्कुल, वही दोनों मिलकर वो 50% का आंकड़ा बन रहे थे। अच्छा, तो ये 25 + 25 का हिसाब था। मतलब हमारे निर्यातकों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। वो दीवार अब नहीं रही। लेकिन हर सौदे में कुछ शर्तें होती हैं, कुछ ऐसी लकीरें होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जाता। क्या इस सौदे में भारत ने भी अपनी कोई रेड लाइंस तय की थी, खासकर उन सेक्टर्स को लेकर जो बहुत संवेदनशील हैं, जैसे खेती? बिल्कुल, और ये इस सौदे का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण। समझौते में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्रों को बाजार तक पहुंच के किसी भी नए वादे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। ये सीधे सीधे MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों से जुड़ता है और भारत के लाखों किसानों को उन अमेरिकी उत्पादों की सीधी टक्कर से बचाता है जिन पर वहां की सरकार भारी सब्सिडी देती है। ये तो बहुत ही अहम बात है, खासकर किसानों के नजरिए से देखें तो टैरिफ कम हुए, खेती को सुरक्षित रखा गया। लेकिन हमारे स्रोतों में एक एनर्जी पिवट यानी ऊर्जा के महवर की बात बार बार आ रही है। ये इस व्यापार सौदे में कैसे फिट होता है? ये तो विदेश नीति का मामला ज्यादा लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस सौदे का तीसरा स्तंभ है, एनर्जी पिवट। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पूरी तरह से भू राजनीति है। इस सौदे के तहत भारत ने रूस से तेल की खरीद को धीरे धीरे कम करने पर सहमति जताई है और इसके बदले में भारत अमेरिका और वेनेजुएला से LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कच्चा तेल ज्यादा खरीदेगा। यह भारत की ऊर्जा खरीद की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो हम ऊर्जा के लिए एक दरवाजा बंद करके दूसरा खोल रहे हैं, और इसके रणनीतिक मायने तो होंगे ही। तो फिर चौथा स्तंभ क्या है? अगर हमने ऊर्जा पर इतनी बड़ी रियायत दी है तो इसके बदले में हमारे लोगों को, हमारे रोजगार देने वाले उद्योगों को क्या मिला? और चौथा स्तंभ सीधा सीधा हमारे उन्हीं उद्योगों से जुड़ा है जो सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं। ये है श्रम प्रधान वस्तुओं के लिए अमरीकी बाजार तक बेहतर पहुंच, यानी कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण और समुद्री भोजन जैसे हमारे सेक्टर्स के लिए अमरीकी बाजार के दरवाजे कह सकते हैं और चौड़े हो जाएंगे। इसका असर इस बात से समझिए कि इन सेक्टर्स में लगभग 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। इस डील से उन्हें वियतनाम और बांग्लादेश जैसे हमारे प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ एक मजबूत बढ़त मिलेगी। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये समझौता अचानक आसमान से नहीं टपका। इसके पीछे एक तनाव भरी कहानी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ रहा है। ऊबड़ खाबड़ कहना तो शायद कम होगा। ये एक हाई स्टेक पोकर गेम जैसा था।
अमेरिका की लेन देन वाली कूटनीति साफ दिख रही थी, जहां टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। वो लगातार दबाव बना रहे थे। सीधी धमकी दी जा रही थी। और फिर जैसे आग में घी डालने जैसा, भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर वॉशिंगटन ने 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी लगा दिया। यही वो दबाव का माहौल था जिसमें बातचीत हो रही थी। और भारत ने इस दबाव का सामना भी बड़े सधे हुए तरीके से किया। उसने सिर्फ बातचीत का दरवाजा खुला नहीं रखा, बल्कि साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन और यूके जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारियों को तेजी से आगे बढ़ाकर ये संकेत भी दिया कि हमारे पास विकल्प मौजूद है। ये एक तरह से कहना था कि हम सिर्फ एक ही पक्ष पर निर्भर नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक बड़ा मोड़ साबित हुई। फरवरी 2025 में उनकी वॉशिंगटन यात्रा ने इस तनाव को कम करने में एक अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा से ठीक पहले भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर शुल्क घटाकर एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की थी, एक तरह का गुडविल जेस्चर। हाँ, और उस यात्रा के बाद ही पर्दे के पीछे असल काम शुरू हुआ। यात्रा के लगभग 9 महीने बाद नवंबर 2025 में एक बड़ी खबर आई। भारत ने अमेरिका से हर साल 2.2 मीट्रिक टन एलपीजी आयात करने का एक बड़ा सौदा किया। इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी हमारी सरकारी कंपनियां शामिल थीं। ये सौदा अकेले ही भारत की सालाना एलपीजी ज़रूरत का लगभग 10% पूरा करता है। ये एक साफ संकेत था कि दोनों देश एक बड़ी डील की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस सारी खींचतान और बातचीत के बाद भारत के हाथ में सीधे तौर पर क्या आया? जमीनी स्तर पर इसका क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा और तत्काल फायदा तो हमारे निर्यातकों को है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जब आप 50% की टैरिफ दीवार को घटाकर 18% कर देते हैं, तो रातों रात आपका सामान अमेरिकी बाजार में सस्ता और ज्यादा आकर्षक हो जाता है। इससे मांग बढ़ना लगभग तय है। इसका जमीनी असर कैसा होगा? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे स्रोतों में मिलता है। तमिलनाडु के तिरुपुर की बात करते हैं, जिसे भारत की निटवेयर कैपिटल भी कहते हैं। ऊंचे टैरिफ की वजह से वहां का पूरा उद्योग बर्बादी की कगार पर था। अब इस सौदे के बाद उम्मीद है कि वहां की फैक्ट्रियों में काम 90% क्षमता तक वापस आ जाएगा और 6 लाख से ज्यादा नौकरियां बच जाएंगी। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 6 लाख नौकरियों का मतलब है 6 लाख परिवारों को राहत मिलना। और ये कहानी सिर्फ कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं है। हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो अपनी कमाई का 30 से 40% हिस्सा अमेरिकी बाजार से लाता है, उसे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खासकर हमारी जेनेरिक दवाओं का निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा सूरत के हीरा उद्योग को भी इस सौदे से फायदा होगा, जो पहले रूस से आने वाले हीरों पर G7 के प्रतिबंधों की वजह से मुश्किल में था। ठीक है, तो ये तो वो हिस्सा हुआ जो हमें मिला। लेकिन जैसा हर बड़े सौदे में होता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो भारत ने अपनी तरफ से क्या रियायतें दी हैं? हमारी जेब से क्या गया है? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियायतें भी काफ़ी बड़ी हैं। सबसे पहले भारत ने अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक सामानों पर टैरिफ कम करने या खत्म करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही मेवे, सोयाबीन तेल और शराब जैसे कई अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों पर भी ड्यूटी कम की जाएगी। मतलब अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे और खोले जा रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा भारत ने अमेरिकी मेडिकल डिवाइस, ICT यानी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े सामान और कुछ कृषि उत्पादों पर लंबे समय से चली आ रही गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने का भी वादा किया है। ये गैर टैरिफ बाधाएं एक तरह से अदृश्य दीवारें होती हैं। मतलब टैक्स तो नहीं है, लेकिन नियम इतने पेचीदा बना दिए जाते हैं कि आपका सामान पोर्ट पर ही अटका रह जाए या उसे मंजूरी ही ना मिले। अमेरिका इन्हीं दीवारों को हटाने की बात कर रहा है। और शायद सबसे बड़ी रियायत एक खरीद का वादा है ना? जी हाँ। मुझे एक आंकड़ा देखकर हैरानी हुई। जी हाँ, और ये सौदे का सबसे चौंकाने वाला पहलू हो सकता है। भारत ने अगले 5 सालों में $500 बिलियन के अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। एक मिनट, $500 बिलियन, ये तो एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या हमारे स्रोतों से ये साफ होता है कि ये एक पक्का वादा है या बस एक अनुमान है? क्योंकि ये तो सौदे का पूरा गणित ही बदल देता है। ये एक बहुत मजबूत प्रतिबद्धता है। इस खरीद की लिस्ट में मुख्य रूप से तेल, गैस, कोयला, कमर्शियल हवाई जहाज और सबसे महत्वपूर्ण AI में इस्तेमाल होने वाले GPU जैसे हाई-टेक उत्पाद शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा वित्तीय वादा है जो दिखाता है कि भारत ने इस सौदे के लिए कितना कुछ दांव पर लगाया है। तो ये $500 बिलियन का वादा
रूस से तेल कम करने की सहमति, ये सब मिलकर इस सौदे को सिर्फ एक व्यापारिक समझौते से कहीं आगे ले जाता है। ये सीधा भारत की विदेश नीति के उस मूल सिद्धांत पर सवाल उठाता है जिसे हम रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। मतलब किसी एक गुट से बंधे बिना अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। आपने एकदम सही जगह पे उंगली रखी है। यही इस सौदे का सबसे जटिल और विवादास्पद पहलू है। रूसी तेल पर अमेरिकी शर्तों को मानना रूस के साथ हमारे दशकों पुराने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पर असर डाले बिना नहीं रह सकता। ये रिश्ते बहुत गहरे हैं, खासकर रक्षा क्षेत्र में। S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे अहम रक्षा सौदों का भविष्य भी इस नए समीकरण से प्रभावित हो सकता है। और हमारी अपनी अर्थव्यवस्था का क्या? हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर हम रियायती रूसी तेल छोड़कर महंगा अमेरिकी या वेनेजुएलाई तेल खरीदेंगे तो इसका असर तो आम आदमी पर भी पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम है। सस्ते रूसी कच्चे तेल से महंगे तेल पर जाने का सीधा मतलब है कि हमारा आयात का बिल बढ़ेगा। इससे देश में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है और हमारा चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट और भी बिगड़ सकता है। ये एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाने के लिए देश को तैयार रहना होगा। जाहिर है देश के भीतर भी इस सौदे को लेकर बहस छिड़ गई होगी। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। हाँ, घरेलू स्तर पर भी चिंताएं हैं। विपक्षी दलों ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता करार दिया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा जैसे किसान समूहों ने ये चिंता जताई है कि भले ही इस बार कृषि को बचा लिया गया, लेकिन भविष्य में अमेरिका गैर टैरिफ बाधाओं के बहाने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM फसलों को भारत में लाने के लिए दबाव बना सकता है। ये डर बना हुआ है। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात पर एक खिलाड़ी और है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, चीन। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सौदा कहीं ना कहीं भारत को चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाने वाली शक्ति के तौर पर भी पेश करता है और चीन ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये समझौता उसके हितों को नुकसान पहुंचाकर किया गया तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। ये चेतावनी खासकर उन क्षेत्रों के लिए मायने रखती है जहां आज भी हम चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जैसे कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व और दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल। तो इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए रूस के साथ संबंधों का संतुलन, महंगाई का खतरा और चीन का दबाव, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है, उसे किन बातों पर फोकस करना होगा? आगे का रास्ता बहुत सावधानी से संतुलन साधने का है। सबसे पहले तो ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। इसके लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रण जैसे जैव ईंधन के लक्ष्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना होगा ताकि हमारी किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। दूसरा, कृषि और डेयरी पर जो रेड लाइंस हमने खींची हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बनाए रखना होगा। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या अवसर हैं? प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस सकारात्मक माहौल का इस्तेमाल ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क का पूरा फायदा उठाने के लिए करना चाहिए। इसके तहत जेट इंजन, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका के साथ सहयोग को और तेज करना होगा। यह भविष्य की लड़ाई के लिए तैयारी है। और क्या हमें सिर्फ अमेरिका पर ही निर्भर हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यही आखिरी और सबसे अहम कदम है, व्यापार में विविधता। अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जैसे दूसरे बड़े आर्थिक गुटों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को तेजी से अंतिम रूप देना होगा। सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना कभी भी समझदारी नहीं होती। तो संक्षेप में कहें तो ये 2026 का भारत अमेरिका व्यापार सौदा एक बहुत बड़ा दाव है। ये हमारे कपड़ा और चमड़ा जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को तत्काल राहत तो देता है, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण भूराजनीतिक और आर्थिक कीमत भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इस सौदे की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत इन नए आर्थिक लाभों को संभालते हुए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को कितना बचा पाता है और रूस जैसे अपने पुराने दोस्तों के साथ संबंधों में संतुलन कैसे साधता है। ये एक बहुत ही महीन रस्सी पर चलने जैसा है। और अंत में हम एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या भारत अमेरिकी झुकाव की इस रणनीतिक खिड़की का इस्तेमाल एक ऐसा आत्मनिर्भर विनिर्माण आधार बनाने के लिए कर सकता है? एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत जो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सके, इससे पहले कि भू राजनीतिक हवाएं फिर से अपना रुख बदल लें।